लेकिन नहीं, मैं गलत थी। बाबा, क्या हुआ? बाबा छोड़ो मुझे, छोड़ो, सब इंस्पेक्टर संदीप गवाई, पीएसआई एट बेलकड़ी पुलिस स्टेशन। सर वो टॉपर थे स्टाफ सिलेक्शन में, ईमानदार एंड ऑनेस्ट मैन। बॉडी कब मिली? सकाळी 7:30 आसपास। सुनसान सड़क थी सर। लोकल पुलिस का कहना है कि हिट एंड रन केस हो सकता है। हिट एंड रन है या कुछ और, इसका पता हम लगाएंगे सुधा। हो सकता है जो उन्हें 6 दिख रहा हो असल में वो 9 हो। उनके सीनियर से पता चला है वो काफी आइडियल पर्सन थे। कहीं पढ़ा था सर, आइडियल इज नॉट अ रियल। जैसे अभी आपने बताया ना वो 6 और 9 के बारे में। फिर भी एक पुलिस वाले को कोई क्यों मारेगा? वही पता लगाना है रश्मि। अरे आप हमें रोक क्यों रही हैं? क्या हुआ है यहाँ? साहिबा तो जाना। सर बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? सर बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। रुको, देखिए मैं पत्रकार तो हूँ नहीं जो यहाँ वहाँ की बातें सुन के स्टेटमेंट बना दूँ। पुलिस वाला हूँ, अभी अभी आया हूँ, जांच करूंगा, उसके बाद ही कुछ कहूँगा। रवि साहब, यह है विजय शर्मा। हेलो सर। सब इंस्पेक्टर रश्मी आणि एपीआय सिद्धार्थ। काय वाटतंय नितिन? सर विश्वास बसत नाहीये, हमारा तो पूरा डिपार्टमेंट शॉक है। आज सवेरे कुछ बच्चे लोग यहाँ खेलने आए थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया। सर देखने में तो ये हिट एंड रन का केस लगता है, और वहाँ वो टायर के निशान देखे तो लगता है सर कोई मीडियम साइज का ट्रक या तो फिर टेम्पो होगा। ये हिट एंड रन नहीं, मर्डर है। हिट एंड रन के केस में बॉडी पे अक्सर ऐसे टायर के मार्क्स नहीं होते। हिट एंड रन के केस में अक्सर बॉडी पार्ट जैसे ब्रेन, हार्ट, रीढ़ की हड्डी ये डैमेज होता है। इसे किसी ने यहाँ लिटाया है और उसके बाद इस पे ट्रक चलाया है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, तब तक जब तक ये मर नहीं गया। सर बहुत ही बहरे में से मारा है। सर के पीछे वार किया गया और फिर बाद में ट्रक से कुचल दिया गया। सर ये फोन मिला है। ठीक से चेक करो इसे। रश्मि, इस केस से जुड़े सारे डिटेल्स चाहिए और संदीप के पर्सनल डिटेल्स भी। जलगांव के बेलकड़ी गांव पुलिस चौकी के पीएसआई संदीप गवई की बेरहमी से मौत हो चुकी है। क्या ये हिट एंड रन केस है या फिर उनका मर्डर? पुलिस को उनकी बॉडी एक सुनसान सड़क से मिली। ये पुलिस वाले को कौन मार सकता है? अरे कोई मुझे बताएगा क्या? मुझे क्यों लाए हो यहाँ पे? सर संदीप की माँ ये मानने को तैयार ही नहीं है कि संदीप की मौत हो चुकी है। कैसे मानेगी सर? संदीप के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं था। अगले हफ्ते संदीप की शादी थी। नितिन सर, शादी में सिर्फ लड्डू खाने मत आना, 2 दिन पहले सब काम करने के लिए आना है। हो काकू, पक्का आऊंगा, नक्की। काकू बोल के मस्का मत लगाओ। आना है मतलब आना है। ये देखो मेरा बेटा आ गया। आप लोग नहीं आएंगे ना तो ये शादी के फेरे भी नहीं लेगा। तू यहाँ भी शुरू हो गई। अरे सॉरी आप प्लीज, तू चल घरी। अरे मी नाही बोलत होते नितीन सर, हळदीला पण यायचं। अरे मला सांगू दे, असं काय करतो तू? संदीप ऐसे किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसमें उसकी जान को खतरा हो? नहीं सर, पर हाँ वो प्राइवेटली कुछ ढूंढ रहा था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, 3 महीने पहले सर का यहाँ पोस्टिंग हुआ था, तब से मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं चला कि वो आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। नितिन, तुम्हारे हिसाब से संदीप ऑनेस्ट, स्ट्रिक्ट और उसूलों वाला इंसान था, फिर ये लुका छिपी क्यों? ऐसा कौन सा केस था जो उसने तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा? सर कल शाम 7:30 बजे प्रिया साठे नाम के किसी लड़के ने संदीप को कॉल किया था। मैंने कॉल लॉग चेक किए तो पता चला कि पिछले 4 दिनों से उनकी कंटिन्यूअसली बातें चल रही थी। संदीप के फोन की पूरी CDR मुझे चाहिए। जी सर। कौन है प्रिया साठे, जानते हो? हाँ सर,
उन दोनों के बीच कुछ तो था, पर क्या था वो मुझे पता नहीं। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। प्रिया, कहाँ पे गाड़ी थमो। प्रिया, मैंने सर से पूछा कि वो लड़की कौन थी। तभी उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके कॉलेज की पुरानी फ्रेंड थी। लेकिन दूसरी बार जब मैं ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, 2 लोग अकेले सुनसान जगह पे हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है सर? बाद में मुझे पता चला कि प्रिया शादीशुदा है। 1 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर आखिर में जूनियर हूं सर, मेरी कौन सुनेगा? तुम्हारा संदीप के साथ क्या रिश्ता था? हम कॉलेज के दोस्त थे। कॉलेज के बाद किसी से कांटेक्ट नहीं था। हम दोनों भी अभी कुछ हफ्तों पहले ही मिले थे। तुम्हारे पति को पता है तुम्हारे और संदीप के बारे में? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। संदीप और मैं दोस्त है, इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैडम, जब दोस्त का मर्डर हो जाएगा तो सवाल उठेंगे और प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन मुझ पर क्यों? हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता दोस्त से बढ़कर था और आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में आपके पति मकरंद को इस बात का पता चल गया और उसने गुस्से में आकर संदीप का खून कर दिया। ये आप क्या बोल रहे हो? धोखा अक्सर मतलब पूरा होने के बाद ही दिया जाता है। ऐसा कौन सा मकसद था मैडम जो संदीप ने पूरा कर दिया था? बंद कीजिए ड्रामा। संदीप मेरे भाई की तरह था। तो आपके भाई साहब के बारे में आपके पतिदेव को आपने क्यों कुछ नहीं बताया? क्यों सब छुपा के रखा? म्हणजे काहीतरी होतच ना। ऐसा कुछ नहीं है। मकरंद से मैं प्यार करती हूँ और हम दोनों खुश हैं। करता क्या है ये मकरंद? जी, उनका दाल चावल का होलसेल का बिजनेस है और उसी सिलसिले में उनका जलगांव जाना होता है। मोबाइल नंबर दीजिए उनका। सर, मुझे तो लव ट्रायंगल की बू आ रही है। लव ट्रायंगल में किसी एक का मरना तय है, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। सुतार, इस मकरंद और संदीप के बारे में सारी डिटेल पता करो। और रश्मि, प्रिया के बारे में सब पता करके बताओ। सर, ये प्रिया तो डॉक्टर राजा आठवले की बेटी है। कौन है डॉक्टर राजा आठवले? सर, कहने को तो ये डॉक्टर है, लेकिन लोग इसे देव मानुस कहते हैं। आरटी एक्टिविस्ट है, लोगों की काफी मदद करता है। लेकिन सर, पुलिस से इसकी नहीं बनती, क्योंकि इन्हें हर पुलिस वाला बिका हुआ और करप्ट लगता है। अरे राजा साहब, आप क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? जब जनता का सेवक ही जनता की सेवा ना करे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। ये मंजरी है, इसके पुरखों की जमीन को एक लोकल गुंडा हड़पना चाहता है। इसने कंप्लेंट दी पर तुम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल राजा साहब, वो हुआ ये कि क्या क्या वो क्या मतलब? ये विधवा है तो इसकी कंप्लेंट को तुम सीरियसली नहीं लोगे? ये मत समझना कि अकेली है, इसका भाई अभी जिंदा है, राजा अठावले। और सुनो, अगर कल तक उस रघु का तुमने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना, तो परसों बिना बताए अपना रेजिग्नेशन डाल देना। रश्मि, ये तो एक अलग ही एंगल निकल के आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया के पिता डॉक्टर राजा अठावले को संदीप और प्रिया के बारे में पता पड़ गया और उसने गुस्से में आकर संदीप को मरवा दिया? सर, कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम उस पर डायरेक्ट डाउट नहीं ले सकते। बड़े चाहने वाले हैं उसके। सर, अगर वो इन्वॉल्व है तो पूरे सबूत के साथ जाना पड़ेगा। कहाँ है इस डॉक्टर साहब और देव मानुष का क्लिनिक? आ जाओ। सर, आप निकल रहे हैं? हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया। वो मैं आपके लिए मच्छी करी लेकर आई थी। अरे वाह, मतलब तुम्हें मेरा वीक पॉइंट मालूम है कि मुझे मच्छी करी बहुत पसंद है, वो भी तुम्हारे हाथों की। तो ठीक है, थोड़ा लेट और सही। एक काम करो, तुम प्लेट्स लगाओ, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे भाई को आना, देख रुक्मिनी फिश फ्राई से लेकर आई है। ताई, या ना, मैं आपके लिए भी प्लेट लगाती हूँ। रहने दो रुक्मिनी, इतने प्यार से जिनके लिए लाई हो उन्हीं को खाने दो, कहीं कम ना पड़ जाए। क्या बोले जा रही हो, पागल हो क्या? आप क्यों भूल जाते हैं कि आपका एक घर है, बीवी है, परिवार है जो आपके लिए वेट कर रहा है।
पर आप हमारी परवाह किए बगैर यहाँ एक पराई औरत के साथ खाना खा रहे हैं। सर मैं आती हूँ। मेघा, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। वो एक विधवा है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए इसलिए मैंने उसे नौकरी दी, इज्जत की जिंदगी दी। तो तुम हम दोनों के बारे में, शर्म आती है मुझे तुम्हारे ऊपर। तो क्या कहूँ, सुबह क्लिनिक के लिए जल्दी चले जाते हो, रात में लेट आते हो। पेशेंट होते हैं मेघा, इसलिए देर हो जाती है। गंद भरा है तुम्हारे दिमाग में, निकालो से बाहर। संदीप, संदीप। अरे ताई, तुम्ही इथे? क्या हुआ? तांबे भाऊ आपके सर आज भी टिफिन भूल के आए हैं। मैं उनकी पसंदीदा भिंडी बनाई थी, वो लेके आई हूँ। कहाँ है संदीप? वो ताई, वो अभी पेट्रोलिंग के लिए गए। तो एक काम करो तांबे भाऊ, उसको फोन करके बुला लो। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फोन नहीं लग रहा काकी, आप खाना रख दीजिए, मैं उसे बता दूंगा। फोन नहीं लग रहा है? ठीक है। बड़े साहब, आप ना उसे याद से खाना खाने के लिए बोल देना, भूल जाएगा नहीं तो। तांबे भाऊ, खीर खाई छिया? सर, आपने झूठ क्यों बोला? उन पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। सर, संदीप के पहले और कुछ अभी के केसेस देख रहा था, देखिए क्या आता है। देव मानुस ने मेरा बलात्कार किया है। किसने की है कंप्लेन? सर वो तो मालूम नहीं, क्योंकि ये कंप्लेंट शिकायत पेटी में पड़ी थी, लेकिन जिस औरत ने ये कंप्लेंट की वो सामने आई ही नहीं। संदीप सर ही इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। राजा साहब को छोड़ दो। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कहा? किसी ने मेरे खिलाफ रेप की कंप्लेंट की? हाँ। अच्छा, एक काम कीजिए, जिसने कंप्लेंट की है उसको यहाँ पुलिस स्टेशन में अभी बुलाइए। सच का सच और झूठ का झूठ सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम उसे यहाँ नहीं बुला सकते। सर, बाहर बहुत सारी औरतें आई है, नारे लगा रही है, धमकी दे रही है, इन्हें छोड़ने के लिए कह रही है। सर मुझे डर लग रहा है कहीं वो औरतें अंदर ना आ जाए। छोड़ो, राजा साहब को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऑफिसर, मेरे पति को सब लोग देव मानुस कहते हैं और आप उन्हीं पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इनके खिलाफ कंप्लेन आई है तो इंक्वायरी के लिए इन्हें यहाँ बुलाना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम सभी लोग बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, चलो। इंस्पेक्टर साहब पूछिए, आपको जो कुछ पूछना है। पूछताछ हुई पर कुछ हाथ नहीं लगा। जिस लड़के ने कंप्लेंट की थी वो सामने आई ही नहीं, और फिर केस बंद हो गया। क्या करें सर, इस शहर के आधे लोग डर की वजह से कंप्लेंट ही नहीं करते। ये भी तो हो सकता है कि तुम जैसे डर कह रहे हो हालात वही हो। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि वो कंप्लेंट ही झूठी हो। मेरा मतलब है, हर अच्छा काम करने वाले आदमी के दुश्मन भी बहुत सारे होंगे। और सर, आजकल तो हर कोई लड़की ये कहती है कि मेरा रेप हुआ है। क्या बात कर रहे हो सिद्धार्थ? कोई लड़की ऐसा झूठ नहीं बोल सकती, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। रश्मि मैडम, फेक एलिगेशंस के कितने केस आते हैं हमारे पास, और इन लड़कियों के फेक एलिगेशंस की वजह से कितने ही लड़कों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी मैंने अपनी आंखों से। इसका मतलब है हर लड़की झूठी है? मैंने ये तो नहीं कहा ना, मैंने तो बस इतना कहा कि हर लड़की सच्ची नहीं होती, बस। देखो तुम ज्यादा बस साला, हर जगह शुरू हो जाते हो। जब से इंक्वायरी शुरू हुई है तब से इस देव मानुस का नाम दूसरी बार आया है। इसकी और इसके फैमिली की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। यस सर। ये लो। वाओ, कैसे लगे? बहुत खूबसूरत है बाबा। अभी कहाँ खूबसूरत, ये दिखाओ। खूबसूरत तो अब लगेंगे बेटा। अच्छा बताओ, कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? कॉलेज? आई को क्या हुआ? आई क्या हुआ तुझे? तू ऐसे गुस्सा होकर क्यों आ गई आई? अरे कुछ नहीं हुआ, ये तेरी आई मुझसे गुस्सा। क्या है ना, उसे लगता है कि मैं तुझे टाइम नहीं दे पाता। आई, ये सब बाबा अपने लिए ही तो करते हैं ना, सब इन्हें देव मानुस बोलते हैं, पर मेरे लिए तो मेरे बाबा एकदम सुपर हीरो जैसे हैं। सुनामेगा? तुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है? ओह हाँ, मैं बैग लेकर आई। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना। वो चले जाएगी। आई, मैं ना आते आते दीदी के घर होते हुए आऊंगी। बाय। चलो बाबा, चलो। हाँ चलो चलो, आओ। चलो मेघा, शाम को मिलता हूँ। देख, तू अच्छे से पढ़ाई करेगी ना, मैं तेरा एडमिशन मुंबई के सेंट मेरी कॉलेज में कराऊंगी। फिर तू मुंबई में रहेगी और वहीं से पढ़ाई करेगी।
अरे दीदी, लेकिन उसके लिए तो कितने सारे पैसे चाहिए ना, हम कहाँ से लेंगे इतने सारे पैसे? तो उसकी चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगी। बस तू पढ़ाई पे ध्यान देना। और चाहिए? नहीं दीदी, बस हो गया। ये कंगन कब खरीदे? ये तो मुझे आज सुबह ही बाबा ने दिए। कितने खूबसूरत है ना। निकाल कर फेंक दे। यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है नीतू। बिना मतलब के यहाँ कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। दीदी, वो बाबा है हमारे सौतेले। और मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ ना, तेरी माँ से जाके पूछ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। तू जलती है मुझसे क्योंकि बाबा ने तुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया, मुझे कंगन दी है, इसलिए जा रही हूँ मैं। नीतू, नीतू बात सुन मेरी। नीतू, हेलो। देखकर अनदेखा अच्छा कर लेती है तू। तू माँ है या चुड़ैल? शर्म नहीं आती तुझे? प्रिया तू शांत हो जा। कैसे शांत रहूं आई? पहले बालिया, अब ये कंगन, ये सब किस और जा रहा है ना, सब समझ रही हूँ मैं। देख, तू चुप बैठ। चुप रहकर ही तो सब कुछ सह लिया, लेकिन नीतू ये नहीं सहेगी। अब तो समझ आई, बचा ले अपनी बेटी को। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संदीप की मौत रात को 11 से 3 बजे के बीच हुई। एक्सीडेंट? नहीं सर, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ सर के पीछे वार किया गया था सर। और सर बेहोशी की हालत में उसके ऊपर ट्रक चलाया गया तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाता। कौन कर सकता है ये सब? प्रिया, मकरंद या फिर डॉक्टर राजा अठावले? सर, संदीप के कॉल लोकेशन के हिसाब से वो मर्डर वाले दिन रात को 9:30 बजे अपने घर से निकला था और डॉक्टर राजा के क्लिनिक गया था। तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब सर, जो कुछ भी हुआ है वो सुनसान सड़क और क्लिनिक के बीच हुआ है। सुतार, कुछ ज्यादा ही शरीफ नहीं है देव मानुस। एक औरत इसके खिलाफ कंप्लेन करती है, संदीप की मौत इसके क्लिनिक की ओर इशारा करती है। सर, ऐसे साधु संत बाबा बहुत देखे हैं मैंने जिंदगी में। एक बुरा काम छुपाने के लिए 10 अच्छा काम करेंगे। सर, अगर ये दोषी हुआ ना तो सबसे पहले इसको मैं ही मारूंगा सर। मैं मारूंगा? आपको लगता है संदीप को मैंने मारा? हो सकता है। उस दिन रात 10 बजे संदीप आपकी डिस्पेंसरी के आसपास था, फोन भी यहीं बंद हुआ। जो कुछ हुआ यहीं हुआ। देखिए, मेरा क्लिनिक मार्केट के बीचों बीच, और जहां तक मेरी बात है, मैं लगभग रात को 9:40 पर एक पेशेंट विजिट पे गया था। पेशेंट का नाम? शोभा वैद्य। रश्मि, शोभा वैद्य से मिलो और इस डॉक्टर अठावले की उस रात की लोकेशन वेरीफाई करो। या तो ये बहुत बड़ा शातिर है या फिर सच में देव मानुष। हो सकता है कि सर शिकायत पेटी की कंप्लेंट जेन्युइन हो और उसका इस केस से कोई रिलेशन ही ना हो सकता है। एक काम करो सिद्धार्थ, पिछले 6 महीने में डॉक्टर अठावले को जिन औरतों ने रेगुलर विजिट किया है उनसे पूछताछ करो, उनके हैंडराइटिंग सैंपल्स लो और उसे उस लेटर से मैच करो। ये इस केस को नई दिशा दे सकते हैं। पिछले 6 महीने में जो भी सुसाइड और मिसिंग केस हुए हैं उन सब की फाइल तांबे से लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। समझ गया सर। तो चला। रश्मि, मकरंद का कुछ पता चला? जलगांव में ही है या कहीं और? पता नहीं सर, पिछले 24 घंटे से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसकी लास्ट कॉल लोकेशन बेलकड़ी बस स्टैंड थी। ये दोनों मियाँ बीवी मिलके कहीं हमें घुमा तो नहीं रहे? ये प्रिया के पास चले सर? तुम जाओ और जो मैं कहता हूँ वो बोलो। मुझे नहीं पता मकरंद कहाँ है। और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? मतलब तुम्हारा पति गायब है पर तुम्हारे चेहरे पे कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। प्रिया, तुम संदीप को अपना दोस्त मानती थी ना, तो यही वक्त है अपनी दोस्ती निभाने का। मैं जानती हूँ संदीप के जाने का सबसे बड़ा दुख तुम्हें हुआ है। कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ। वो बहुत खुश था। तू ही चॉइस कर ले यार। संदीप, मैंने सिर्फ उसकी फोटो देखी है, मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ। चॉइस तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, ये तीनों ले लेते हैं। अच्छा, इतना प्यार? अभी से इतना प्यार करोगे ना तो तुम्हारी बीवी तुम्हें जोरू का गुलाम बना के रखेगी। संदीप एकदम परफेक्ट पति था, जैसा हर लड़की चाहती है। क्या तुम्हारे और मकरंद के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मकरंद के साथ खुश नहीं थी। बोलो प्रिया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था।
मकरंद बच्चे के लिए एकदम डेस्परेट हो गया था। एक दिन हम डॉक्टर के पास चले गए तो पता चला कि प्रॉब्लम मुझ में है, मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती थी। उसी दौरान संदीप की पोस्टिंग यहाँ पर हो गई थी। उसे मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स बताती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मकरंद इस बात को नहीं समझेगा, इसलिए संदीप के बारे में मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। संदीप का मर्डर और मकरंद का गायब होना, इसमें कुछ तो कनेक्शन हो सकता है प्रिया। तुम जानती हो मकरंद कहाँ हो सकता है? मकरंद का हमेशा जलगांव आना जाना होता है। वहां पर उसका जो दोस्त है अजित देशमुख, शायद उसे कुछ पता हो। देखो सर, इन दोनों की हैंडराइटिंग भी मैच नहीं हो रही। सर, मेरी उत्तरा बीमारी से तंग आ गई थी सर। रात रात भर रोती थी, उसे जीना ही नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। उत्तरा राजा आठवले की पेशेंट थी, हो सकता है कि बात कुछ और हो। एक मिनट, आप राजा साहब पर शक कर रहे हो? अरे देव मानुस है वो। मैं आज जो स्कूल में क्लर्क की जॉब कर रहा हूं ना, उनकी वजह से मुझे और उत्तरा को हमारे बुरे समय से उन्होंने निकाला था। देखिए सर, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए। मेरे पति को मरे बहुत साल हो गए सर। ये कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है? क्या है ना मैडम, हम ग्राम पंचायत से आए हैं। वो क्या है ना, सरकारी कामकाज रहता है तो रोज नए नए फॉर्म, नए नए कागज लगते रहते हैं। बस अब हाँ, आप बस ये फॉर्म भर कर दीजिएगा, बाकी हम लोग देख लेंगे। हाँ बस, हाँ, ये लीजिए। सर, मकरंद से बात हुई और वो उसका दोस्त अजित देशमुख, उससे भी बात हुई। वो दोनों साथ में ही थे। मैंने मकरंद को बुला लिया है, कल वो पुलिस स्टेशन आ जाएगा। अरे बैठ ना मकरंद, सुधर भाऊ दांड का घ्या जरा आपलं. क्या रे हाँ 3 दिवसापासून फोन बंद करूं बसलायस. तेरे को क्या लगा तू फोन बंद करके बैठेगा तो तेरे को हम भूल जाएंगे? हाँ तेरे को पकड़ नहीं पाएंगे. बोल सच सच बता, क्यों भागा था घर से? क्या करता मैं उस घर में रहकर? मुझे उस प्रिया की शक्ल भी नहीं देखनी थी. उसने धोखा दिया है मुझे और मेरी फैमिली को. मतलब? प्रिया कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए. स्कैन किया, जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मैं पागल हो गया था. इतना बड़ा धोखा. हाँ जी करता है ना तुझे यही मार दूं मैं. तेरे पास यूट्रस ही नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? ये क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. 2 साल पहले ही तेरा यूट्रस निकाल दिया और तू कहती है तुझे कुछ भी पता नहीं. पागल समझा है मुझे? जानवर हूं मैं जो तेरे बाप ने मेरे सामने ये मांस का टुकड़ा डाल दिया. ना तो पूरी बीवी कहने लायक है ना पूरी औरत. जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर पाए वो औरत कहलाने के लायक नहीं. तो जैसे लोगों के लिए अलग अस्पताल होना चाहिए, इलाज की जरूरत तुझे है. देखिए सर, ये सारी बातें है ना आपके शहर में ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ शादी के बाद अगर बच्चा ना हो तो वो शादी नहीं मानी जाती. अच्छा, तो अधूरी शादी को पूरा करने के लिए अफेयर किया तूने? क्या बकवास कर रहे हो आप? ये सब अरे सर रहने दीजिए. अरे मैं देखता हूँ ना इसे. अरे बकना आगे और उसके बाद उल्टा जवाब दिया ना, समझ लेना. बताता हूँ. प्रिया से दूर रहने के लिए मैं मेरे दोस्त अजित के पास सातारा में रहने गया. वहाँ मेरी मुलाकात अजित की बहन कविता से हुई. हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और हमने शादी करने का फैसला किया. मुझे प्रिया से और प्रिया की फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं है. बस मुझे खुश रहना है. तू जानता था संदीप और प्रिया की दोस्ती के बारे में? अगर मुझे उन दोनों पर शक होता तो सबसे पहले मैं प्रिया को मार देता, संदीप को नहीं, क्योंकि प्रिया ने मुझे फंसाया है, संदीप ने नहीं. अगर उन दोनों में कुछ होता भी ना तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होती. जान तो छुट्टी उस प्रिया से. ठीक है जा. और सुन, कितना भी जरूरी काम हो, बेल कड़ी छोड़ के जाने की गलती मत करना. ठीक है सर. मकरंद सच कह रहा है. मैंने उसकी जिंदगी खराब की है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा गर्भाशय निकाला गया है. तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं है. मतलब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ और तुम्हें पता ही नहीं चला? वो मैं प्रेग्नेंट थी. आई वॉज रेप्ड और मेरा बलात्कार करने वाला कोई और नहीं था, मेरा बाप डॉक्टर राजा आठवले. बाबा के गुजर जाने के बाद हमारी हालत बहुत खराब थी.
मैं सिर्फ 14 साल की थी और नीता 10 साल की। हमारे खातिर आई ने दूसरी शादी की, लेकिन एक रात मैंने देखा वो डॉक्टर मेरी आई के साथ बलात्कार कर रहा था। एक मिनट, बलात्कार? हाँ, वो आदमी राक्षस से कम नहीं है। सेक्स के लिए पागल है वो। मेरी आई को तकलीफ में देखकर उसे मजा आता था। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन वो रुकता नहीं था। मुझे उससे बहुत डर लगता था। जब मैं 16 साल की हुई तो वो मेरे लिए नए नए गिफ्ट लाता था। मुझे लगा वो शायद बदल गया है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। बाबा, क्या हुआ? बाबा छोड़ो मुझे! छोड़ो! तुम्हारी माँ को ये सब पता था? हाँ, फिर भी वो चुप रही। मुझे पता है ये सब बहुत गलत है, पर अगर डॉक्टर साहब ना होते तो हम किसी रोड पे खड़े होते और आता जाता हर कोई तुम्हारी इज्जत से खेलता। यहाँ पे तो बस एक ही मीठू चपोड़े हाथ जोड़ते, किसी से कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। फिर 2 साल मेरे साथ ये रोज होता रहा। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो आई ने मेरे अबॉर्शन के साथ मेरा गर्भाशय में निकलवा दिया, और ये बात मुझे मकरंद से पता चली। बहुत गुस्सा आया था मुझे। क्यों आई, क्यों? मुझे लगा था शादी के बाद मेरी तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन तूने मेरी शादी भी तोड़ दी। मकरंद मुझसे अलग होना चाहता है, मैं क्या करूं? हाँ, फिर से तेरे पास आके रहूं और बार बार तेरा पति मेरा रेप करे? यही चाहती है ना तू? यही चाहती है ना? कोई साथ में नहीं था मैडम, किसको बताती? तभी मेरी मुलाकात संदीप से हुई। मैं उसे सब कुछ बताती थी, उसी के सामने रोती थी। चुप रहकर कुछ नहीं मिलेगा प्रिया, तुम्हें बोलना पड़ेगा। सब खत्म हो जाएगा संदीप। तो अब क्या ठीक चल रहा है प्रिया? देखो, अगर तुम ऑफिशियल रेप की कंप्लेंट नहीं डालोगे तो मुझे ये केस अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगा। वो मुझे इंसाफ दिलाना चाहता था। इसके पहले ही संदीप कुछ करता, किसी ने डॉक्टर के खिलाफ रेप की कंप्लेंट शिकायत पेटी में डाल दी। केस फाइल हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसलिए मैंने उसको सब सच सच बता दिया। डॉक्टर राजा आठवले असल में डॉक्टर है ही नहीं। आई ने मुझे बताया था कि वो सतारा में लैब टेक्नीशियन था। 12 साल पहले वो जलगांव आया और फिर उसने डॉक्टर की प्रैक्टिस की है। संदीप इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हाँ बोलो सुतार। सर, शिकायत पेटी की हैंडराइटिंग मैच हो गई सर। किसके साथ? शोभा वैद्य, जिससे मिलने उस रात राजा आठवले गया था। कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं उसे ये बात नहीं बताती तो शायद आज संदीप जिंदा होता। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। सब कुछ मेरी वजह से। सही थे सर, आप बहुत शातिर कौवा है ये। साधूच्या वेशात राक्षस है। अब इस राक्षस के उद्धार का वक्त आ गया सुतार। पक्के सबूत जुटाओ इसके खिलाफ, फिर निकालेंगे इसकी बारात पूरे शहर में। सुतार, पता लगाओ अभी इसका टारगेट कौन है, किसका इलाज चल रहा है वहां फिलहाल। रश्मि,
अगर संदीप को ये पता था कि ये डॉक्टर फेक है तो उसने इसके खिलाफ मेडिकल काउंसिल में कांटेक्ट किया होगा। पता लगाओ। यस सर। हैंडराइटिंग के बारे में कुछ पता चला? अपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उस पर काम कर रहे हैं, वो भी मिल जाएगी सर। टाइम नहीं है। अगर सबूत मिलने से पहले डॉक्टर गायब हो गया तुम सबको गायब कर दूंगा। आप लोग यहाँ सब गप्पे मार रहे हैं, मेरी बेटी की शादी है। तांबे बहू, ये मिठाई पूरे पुलिस स्टेशन को बांट दो। बड़े साहब नमस्कार, मेरे संदीप की शादी का कार्ड है, लीजिए। पूरे परिवार के साथ आना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। नितिन साहब, एक दिन पूरे पुलिस स्टेशन को छुट्टी, और एक दिन पुलिस स्टेशन को छुट्टी दी तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। आप सब लोग ना शादी में आना। और संदीप भी ना कहाँ चला गया पता नहीं, सारे काम मुझे करने पड़ रहे। ए साधना, तू पढ़िएगा लगना ला। सर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है सर। इनके दिमाग से वो सदमा निकालना होगा, नहीं तो बेचारी सारी जिंदगी भर संदीप का इंतजार करती रहेगी वो। सर इन्होंने तो अभी तक संदीप की बॉडी भी क्लेम नहीं की है। आप सब लोग आ गए, बहुत सारे काम पड़े हैं। मुझे ना खाना बनाने वाले के पास भी जाना है। और तांबे बहू, शादी के दिन आपको ही गाड़ी सजानी है। हाँ, और ना क्या मैं लाल बत्ती की पुलिस की गाड़ी में थोड़ी ना मैं बहू को लेके आऊंगी। आप दोनों को काम करने के लिए आना है। अरे तुम इथे काय उभे आहात? हाँ, क्या हुआ? ये तो सो रहा है। संदीप का एक्सीडेंट हो गया, वो बच नहीं सका। बड़े सब क्या बोल रहे हैं? ये तो सो रहा है। संदीप अब नहीं रहा काकी, उसकी बॉडी डैमेज हो गई है। आज अंतिम संस्कार करना है, आखिरी बार उसका चेहरा देख लीजिए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। काकी, रश्मि, रोने दो ना, दिल हल्का हो जाएगा। इस तरह आंसू रोक कर ये जिंदगी नहीं बिता पाएंगी। किसी के खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ बोलो सुतार। सर शिकायत पेटी की हैंडराइटिंग मैच हो गई सर। किसके साथ? शोभा वैद्य, जिससे मिलने उस रात राजा आठवले गया था। तुम्हारी हैंडराइटिंग इस लेटर से मैच हो रही है जिसमें तुमने लिखा है कि देव मानुस ने तुम्हारा बलात्कार किया है। और उसी देव मानुस ने कहा कि संदीप के मर्डर की रात वो आपके साथ था, आपसे मिलने आपके घर गया था, जबकि आपके फोन की लोकेशन उस रात डॉक्टर के क्लिनिक की थी। और अगर आप क्लिनिक पर थी तो डॉक्टर साहब वहां पर क्या कर रहे थे? सर फुटला आता, भांडा फूट चुका है। अब सच बोलिए, नहीं तो ना खून का चार्ज लगाकर ये केस इधर ही बंद कर देंगे अब। और आपको बेटे को आपको मिलने के लिए जेल आना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया सर, सिर्फ झूठ बोला है मैंने कि उस रात डॉक्टर साहब मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो अब सच बोल दो। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं डॉक्टर साहब के पास गई। कुछ नहीं शोभा, बस एक इंजेक्शन लगेगा तुम्हें और ठीक हो जाएगा। है? हाथ दिखाओ। बस सब ठीक, अब तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा। उसके बाद ये हर रोज होता रहा। तो तुमने पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमारी हालत बहुत खराब थी, मैं खाने तक को पैसे नहीं थे। डॉक्टर साहब आते, मुझे पैसे देते थे, और उसके बाद मुझे अपने आप से घिन आने लगी।
मुझे ये सब बंद करना था सर, इसीलिए मैंने शिकायत पेटी में चिट्ठी डाल दी। तो जब पुलिस आपके दरवाजे आई तो सच क्यों नहीं बोला? डर गई थी सर मैं कि अगले दिन अगर डॉक्टर साहब छूट के आ जाते वो मुझे भी मार डालते। मुझे भी? मतलब? उस रात डॉक्टर साहब ने मुझे क्लिनिक बुलाया था, वहां संदीप सर भी आए थे। डॉक्टर का धर्म होता है जिंदगी देना, जिंदगी लेना नहीं। पर ये तू नहीं समझ पाएगा क्योंकि तू डॉक्टर है ही नहीं। इंक्वायरी की है मैंने तेरी, ये जो डिग्रियां लटकाई हुई है ना सब फेक है। कौन यकीन करेगा रे तेरा? देव माणूस है मैं, देव माणूस। दफा यहां से, तेरा पैसा पहुंच जाएगा स्टेशन में। अपनी बेटी का बलात्कार कर दिया, उसका यूट्रस निकाल दिया ताकि वो फिर से प्रेग्नेंट ना हो पाए। तू देव मानुस नहीं है, तू राक्षस है, राक्षस। कुछ भी नहीं कर पाएगा रे तू। पिछले 12 सालों से खेल खेलता आ रहा है मैं, राजा ठावले, समझा क्या? अगर ऐसा ही है ना तो तुझे जिंदा रखना सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों डर रही है? अरे हमारा नहीं है, बेहोश हुआ है बस। तू फोन दे, दे लवकर, दे दे दे, अरे दे। हाँ सुन, राजा बोल रहा हूँ। किसको कॉल किया था उसने? किसको कॉल किया था? पता नहीं, पर बाद में बोला कि घर जाओ। और जब सुबह न्यूज़ देखा तो पता चला उन्होंने संदीप सर को मार दिया था। उठाओ, लाउड स्पीकर पे लो। क्लिनिक पर अभी कोई नहीं है, जल्दी आ जाओ अभी तुरंत। चलो उठा के लाते हैं इस देव मानुस को। सर इसको ना मैं ही मारूंगा। सर, ही इज नो मोर। सर लगता है गला घोट के मारा है। अब इसे किसने मार दिया? हर चीज जगह पर है। इसे जिसने मारा है वो जानता था कि शोभा के बयान के हिसाब से संदीप को इन्हीं में से किसी एक ट्रॉफी से मारा गया है। इन ट्रॉफीज को फॉरेंसिक के लिए भेजो सुतार। यस सर। सर राजा ने शोभा को कॉल किया था और उसके 2 मिनट बाद इस सेल पर और एक फोन आया था। किसका? मकरंद का। हेलो, ओके ठीक है सर, ये देखिए, राजा ने उस रात शोभा के फोन से मकरंद के दोस्त अजित को कॉल किया था। इस मकरंद के फोन को ट्रेस पे डालो। सुधार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उस रात राजा ने शोभा के फोन से अजीत को फोन किया। अजीत का फोन मकरंद ने उठाया क्योंकि अजीत और मकरंद दोनों साथ थे और मकरंद यहां उसकी मदद करने आ गया। सर, मकरंद की लोकेशन मिल गई है। प्लीज मुझे मत मारो मकरंद, प्लीज मत मारो। दूरी तो भेज रहा हूँ तुम्हें मैं, तुम्हारे बाबा के पास। मुझे जो चाहिए था वो तुम दे नहीं सकती, और तुम्हारे बाप से जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब तुम्हारा जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, अगर मुझे और कविता को खुश रहना है तो तुम्हारा मरना जरूरी है। गुड बाय। मकरंद, छोड़ दो उसे। चल, ठीक हो? चल।
गाड़ी बोल तो गया था पटापट। मैंने और कविता ने शादी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन मेरा बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा था और ये बात अजीत को पता थी। उसने तो मेरे सामने शर्त ही रख दी थी, अगर मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 25 लाख रुपए जुटाने पड़ेंगे। मैंने तो टेंशन के मारे घर ही जाना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे प्रिया का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन ये बात जब डॉक्टर को पता चली तो उसने उसका यूट्रस ही निकाल दिया था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में पैसा कमाने का रास्ता नजर आया। मेरा बलात्कार करने वाला कोई और नहीं था, मेरा बाप डॉक्टर राजा अठावले। अच्छा हुआ ना मैं कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो ये एटीएम कार्ड मेरे हाथ में कैसे लगता। अब जब मैं बोलूँ तब मुझे पैसे देते रहना। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो ये ऑडियो क्लिप वायरल हो जाएगी, फिर तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मिलकर खुदकुशी करना। हर महीने मुझे पैसे मिलते रहे और मैं जुटाता रहा, लेकिन प्रिया मुझे बार बार कॉल करके तंग करती रहती थी, इसलिए सातारा जाने के बाद मैं फोन ही बंद कर देता था। उस रात डॉक्टर साहब का कॉल अजीत को गया था। हाँ सुन, राजा बोल रहा हूँ, एक काम है तुझसे। 1 घंटे में 10 लाख कमाएगा? हाँ कैसे? एक बॉडी को ठिकाने लगाना है, एक्सीडेंट लगना चाहिए। हाँ ठीक है। मैंने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि मुझे पैसे जुटाने थे। अजीत का तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था ही, इसलिए मैंने बिना बताए उसकी गाड़ी लेके बेलकड़ी पहुंच गया। मैंने क्लिनिक से बॉडी उठाई और खदान के पास वाले रोड पे लेके गए। मैं वहां से सातारा लौट गया। सुबह जब मैं बेलकड़ी पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो एक पुलिस वाला था। जलगांव के बेलकड़ी गांव पुलिस चौकी के पीएसआई संदीप गवई की बेरहमी से मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला था, उसकी आइडेंटिटी मुझसे छुपा कर रखी थी। डॉक्टर राजा तुझे बाद में भी पैसे देता था ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार क्यों दिया? मुझे टिप मिली थी। डॉक्टर साहब ने अपनी जमीन बेचकर 3.5 करोड़ रुपए जमा किए थे, लेकिन जो खरीदार था उसकी एग्रीमेंट होने से पहले ही मौत हो चुकी थी, तो बेसिकली ये पैसा ब्लैक हो चुका था। मैंने सोचा क्यों ना पैसा ये मेरा हो जाए, इसलिए मैंने वो पैसा डॉक्टर साहब से कैसे निकालूं ये प्लान बनाया। मकरंद, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दूंगा। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे 10 लाख, मुझे तुम्हारे 3.5 करोड़ रुपए चाहिए। 3.5 करोड़? हाँ, जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना, उसका फुल एंड फाइनल अमाउंट। प्रिया को क्यों मारना चाहता था? डॉक्टर साहब की मौत की तलवार मेरे सर पर हमेशा रहती थी, इसलिए उन दोनों को मारकर उनकी मौत में सुसाइड बता देता और ऑडियो क्लिप वायरल करने के बाद ये बात साबित ही हो जाती, फिर मैं और कविता आराम से जिंदगी बिता पाती। बहुत सपने देखे तूने, बाकी के सपने अब जेल में देखना। कहा था ना तुझसे, तुझे इलाज की जरूरत है, तो जैसों का बस यही इलाज है। चल 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 छोड़ दो, चल। इस केस में आरोपी मकरंद साठे को पीएसआई संदीप गवाई और राजा अठावले के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302, आपराधिक साजिश के लिए 120 बी और सबूतों से छेड़छाड़ के लिए आईपीसी की धारा 204 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई।